Hello, good morning students. Now, in today's session, I am going to discuss next part of solid state, that is solid state part 2. लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कशन किया था. now आज हम लोग एमोर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कशन करते हैं. एमोर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं. अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स के प्रॉपर्टी का बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर. इसके पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये डिस्कस किए थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो रेगुलर मैनर में अरेंज होता है, बट जो एमोर्फस सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होगा. और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये भी हम लोग देखे थे कि जो उसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, बट अगर हम यहाँ एमोर्फस सॉलिड में बात करें तो पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होगा. नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी का बात करें, दे मेल्ट्स ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता. जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट एमोर्फस सॉलिड का वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे अगर हम प्लास्टिक ले लें तो प्लास्टिक को अगर हीट करना स्टार्ट करें तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है जिस पे वो मेल्ट करेगा. जैसे ही हम लोग उसको हीटिंग करेंगे उसमें सॉफ्टनेस स्टार्ट हो जाता है और मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है. सो all amorphous solid they melt over wide range of temperature. Now the third one, they are isotropic. अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर था वो एनाइसोट्रॉपिक होता था, बट यहाँ पे एमोर्फस सॉलिड्स का नेचर आइसोट्रॉपिक होता है. जैसे प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था लास्ट क्लास में, है ना. तो अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स का बात करें तो जो एमोर्फस सॉलिड्स का इस टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो सारे डायरेक्शन में सेम होता है. जैसे हम बात करें, अगर ये हमने एमोर्फस सॉलिड लिया तो इस डायरेक्शन में अगर हम चेक करना चाहें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना चाहें, या इस वाले डायरेक्शन में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करना चाहें तो ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट हमें सेम मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट वन, दे अंडरगो एन इरेगुलर कट. हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिस्कस किया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कटिंग होता है वो स्मूथ कटिंग होता है, रेगुलर कटिंग होता है, बट जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसका कटिंग इरेगुलर कटिंग होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ, दे आर स्यूडो सॉलिड्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. स्यूडो सॉलिड्स हम लोग क्यों कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड्स क्यों कहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ, हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक्चुअली में ट्रू सॉलिड्स होते हैं. सॉलिड का जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, उसके बाद हम लोग पढ़े थे म्यूचुअल अट्रैक्शन दैट शुड बी मच मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी. ये सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूरी तरह से फिट बैठता है. लेकिन एमोर्फस सॉलिड ये देखने में एक्चुअली सॉलिड टाइप का है, बट ये सॉलिड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता. जैसे प्लास्टिक्स ले लें, रबर ले लें, तो एक्चुअली भी ये सॉलिड्स है, बट ये पूरे सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल नहीं करता, इसलिए हम लोग इसे स्यूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड बोलते हैं. और याद रखना है कि कुछ एमोर्फस सॉलिड्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के जैसे बिहेव करने वाला है, तो देखने में सॉलिड बट वो लिक्विड के जैसे बिहेव करेगा. तो हम लोग कुछ एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं. नाउ 6 पॉइंट अगर हम डिस्कशन करें एमोर्फस सॉलिड्स का, तो कूलिंग कर्व अगर हम चेक करें एमोर्फस सॉलिड्स का, तो जो कूलिंग कर्व होता है एमोर्फस सॉलिड्स का वो स्मूथ होता है. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होता, उसमें डिसकंटिन्यूटी आता है कुछ इस टाइप से, बट यहाँ पे कूलिंग कर्व स्मूथ होता है. जैसे 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 टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज ऑफ टाइम. सो इसका जो कूलिंग कर्व होगा वो स्मूथ होगा. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स. कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड्स का, तो एमोर्फस सॉलिड्स में अगर हम बात करें तो एमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल होगा प्लास्टिक्स, इसका एग्जांपल होगा रबर, इसका एग्जांपल होगा फाइबर,
ग्लास भी एमोर्फस सॉलिड के कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ अगर हम एग्जांपल बात करें, कुछ एमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल का बात करें तो ग्लास, रबर, फाइबर, प्लास्टिक्स, ये सारा एमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल है। ग्लास भी एमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल है। रबर, फाइबर, प्लास्टिक्स, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एमोर्फस सॉलिड्स है। बट ग्लास एमोर्फस सॉलिड्स कैसे है? तो ऐसा देखा गया है कि जो पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग होते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है जिसको, तो उसमें देखा गया है कि जो विंडो होता है उसका जो बॉटम पोर्शन होता है, बॉटम पोर्शन, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ज्यादा थिक होता है और ऊपर वाला पोर्शन थिन होता है। इनिशियली शुरुआत वाले समय में तो वो पूरा सिमेट्रिकल होगा, उसका जो थिकनेस होगा पूरा सिमेट्रिकल होगा, लेकिन बाद में देखा गया कि नीचे वाला पोर्शन ज्यादा थिक हो जाता है और ऊपर वाला पोर्शन थिन हो जाता है। इसका एक्चुअली में रीजन क्या है? तो इसका एक्चुअली में रीजन क्या है कि ग्लास देखने में तो लगता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पर जो ग्लास का प्रॉपर्टी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें तो ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास में फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। जब हीटिंग होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, हीट होता है, तो उसमें क्या होता है, एक फ्लोइंग टेंडेंसी होता है। तो फ्लो टेंडेंसी होने के कारण ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा थिन हो जाता है और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा थिक हो जाता है। इसलिए हम लोग ग्लास को एमोर्फस सॉलिड्स कैटेगरी में बोलते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो बट रिलेटिवली स्लोली। मतलब जितने एमोर्फस सॉलिड में टेंडेंसी टू फ्लो होता है, प्लास्टिक्स में, रबर में, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है। तो इसका आंसर होगा कि ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो but relatively slowly, hence glass is considered as pseudo solid or super cooled liquid. Now, अब हम बात करते हैं types of crystalline solid का। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि crystalline solid basically आयोनिक अलग अलग टाइप में क्लासिफाई होता है। उसका फर्स्ट टाइप होता है आयोनिक सॉलिड, सेकेंड कोवेलेंट, थर्ड मॉलिक्यूलर और फोर्थ मेटालिक। तो पहले हम लोग बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स का। क्या होता है आयोनिक सॉलिड्स में? कोई भी सॉलिड्स का जब हम डिस्कशन करेंगे तो बेसिकली उसमें हम लोग ये 1 2 3 4 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। कोई भी सॉलिड्स में, आयोनिक हो, कोवेलेंट हो, सभी में ये हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके अंदर में कौन कौन सा पार्टिकल होता है? तो जितने भी क्रिस्टलाइन और आयोनिक सॉलिड होते हैं उसमें दो पार्टिकल्स पाए जाएंगे बेसिकली, कैटायंस एंड एनायंस। बाइंडिंग फोर्सेस, उन कैटायन एनायन को कौन सा फोर्स बाइंड करके रखता है आपस में, तो उस फोर्स को हम लोग कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ फिजिकल नेचर का बात करें तो फिजिकल नेचर आयोनिक सॉलिड का हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। इसका आंसर क्या है, क्यों आयोनिक सॉलिड हार्ड होते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा क्योंकि आयोनिक सॉलिड्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स आर कैटायन एंड एनायन, और जो कैटायन एनायन होगा उसके अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए इसका फिजिकल नेचर हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिले कि क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होता है, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो हम लोग इसका सीधा आंसर देंगे दिस इज ड्यू टू द कैटायन, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज कैटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करें, इसका मतलब वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या किस टाइप का बिहेवियर, कैसा करंट उसमें फ्लो करेगा। तो याद रखना हमें कि आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होगा बट कंडक्टिंग मोल्टन स्टेट और इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयोनिक सॉलिड्स होता है वो सॉलिड स्टेट में जो उसके कंपोनेंट आयन होते हैं कैटायन और एनायन, उन आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या होगा, आयन का फ्री मूवमेंट नहीं होगा, और जब आयन का फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। इसलिए हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट में, परफेक्ट सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं, बट वो अगर हम मोल्टन स्टेट का बात करें और हम उसके एक्वस सॉल्यूशन का बात करें तो आयोनिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं। इसका रीजन क्या है, व्हाई आयोनिक सॉलिड्स आर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट,
और इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, तो इसका एक्सप्लेनेशन इंसुलेटर इसलिए है सॉलिड स्टेट में क्योंकि जो केटायन और एनायन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो उसमें आयन का मूवमेंट नहीं होता। जबकि कंडक्टिंग इसलिए होता है मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में क्योंकि इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होता है, इसमें आयन का मूवमेंट होता है। मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो गया और एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा, केटायन एनायन के बीच ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा, तो आयन फ्री मूव करेगा पूरा कंटेनर में, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर बन जाता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। ठीक है, नाउ हम लोग अब बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड का। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड जो है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का सेकेंड टाइप कोवेलेंट सॉलिड। हमने पहले ही बताया कि जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें ये हम 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सारे सॉलिड में हम लोग 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले कोवेलेंट सॉलिड में अगर फर्स्ट बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल न्यूट्रल एटम्स होंगे। बाइंडिंग फोर्सेस, एटम को कौन सा फोर्स होगा जो आपस में बाइंड करके रखेगा, तो एटम को जो फोर्स बाइंड करके रखेगा उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। दैट इज एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होता है उससे यहाँ पे एटम आपस में बंधा हुआ होगा। फिजिकल नेचर का बात करेंगे तो ये भी सॉलिड हार्ड ही होता है। ऐसे अगर हम लोग इस सॉलिड में एक एग्जांपल बात करें डायमंड, तो वो तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आगे हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डायमंड में 3 डायमेंशनल उसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बात करें तो जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ऑलमोस्ट ऑल कोवेलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर। इंसुलेटर होने का वजह है क्योंकि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जिसका हम लोग स्ट्रक्चर में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्यों ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस में आता है। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड का, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी कोवेलेंट सॉलिड में का एग्जांपल है। याद रखना है सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी बोला जाता है। कार्बोरेंडम एक और कंपाउंड होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको कोरेंडम बोला जाता है। कोरेंडम बोला जाता है, बट ये कोरेंडम नहीं है, इसका नाम है कार्बोरेंडम। तो कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड, इसका फॉर्मूला SiC होता है। कोरेंडम का बात करें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि जो कोवेलेंट सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड उसके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया। नाउ कोवेलेंट सॉलिड में अगर हम बात करें थोड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बात करें जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, बट ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कि जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ऑलमोस्ट दे आर इंसुलेटर, बट उसमें एक्सेप्शन हमने ग्रेफाइट का लिखा कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। क्या वजह है उसको हम लोग उसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा ये 2 वर्ड हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारे पास आइसोमॉर्फस और सेकंड पॉलीमॉर्फस। पहले अगर बात करें, हमें पता है कि ये आइसो का मतलब होता है सेम, और ये मॉर्फस का मतलब हुआ स्ट्रक्चर। अगर हम पॉलीमॉर्फस में बात करें तो पॉली का मतलब हमें पता है मोर देन वन। पॉली का मतलब हुआ मोर देन वन, और फिर से ये मॉर्फस का बात करें हम लोग तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नाउ आइसोमॉर्फस का एक्चुअल मीनिंग हुआ कि 2 or more compounds having different structure, 2 or more compounds having same structure, 2 or more compounds having same structure, isomorphous that means same structure। तो अगर हमारे पास 2 कंपाउंड है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा व्हाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल, दोनों का अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल है,
इसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो भी आइडेंटिकल है। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे Fe है। दोनों का ऑलमोस्ट अगर हम साइज का बात करें तो दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए दोनों के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं व्हाइट विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल, ये दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। तो हमारे पास दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ZnSO4 FeSO4 हाइड्रेटेड, तो ये अलग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दैट मींस ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट हुए, बट इनका अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बात करें तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फस बोलेंगे। नाउ द सेकंड टर्म जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये सेकंड टर्म है हमारा पॉलीमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस का मतलब पॉली हमें मालूम है मोर देन वन, और मॉर्फस का मतलब हो गया स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओनली वन कंपाउंड, सिर्फ एक कंपाउंड होगा और उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, मोर देन वन स्ट्रक्चर होंगे, तो हम लोग उसको पॉलीमॉर्फस बोलेंगे। यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड था, बट उन दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम थे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, एक कंपाउंड है बट उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करें, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे भी इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। कार्बन का बात करें तो कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड का भी हम लोग बात करेंगे, 3 डायमेंशनल नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में भी हम लोग स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन, डायमंड भी कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन का फॉर्म है, बट इन दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, इन दोनों का आपस में क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फस। जिंक सल्फाइड का बात करें, ZnS, जिंक सल्फाइड भी दो फॉर्म में पाया जाता है। आगे जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कुछ आयनिक सॉलिड का डिस्कशन करेंगे तो ये सारा हम लोग स्फेलेराइट और रूडजाइट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जब हम जिंक सल्फाइड का बात करें तो जिंक सल्फाइड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेलेराइट और रूडजाइट स्ट्रक्चर, हम लोग आगे बात करेंगे। बट क्या है, एक ही कंपाउंड है ZnS, ये इस फॉर्म में भी पाया जाता है, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, ये वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी पाया जाता है, तो ये भी पॉलीमॉर्फस कहलाएगा। सल्फर का अगर हम लोग बात करें तो सल्फर भी दो फॉर्म में पाया जाता है, फर्स्ट रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। जब पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे ये दोनों स्ट्रक्चर को। हालांकि ये सारा स्ट्रक्चर तो हम सॉलिड स्टेट में यहीं पे डिस्कस करेंगे, बट जो सल्फर के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रोम्बिक और मोनोक्लिनिक होता है, और भी सल्फर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो इनको हम लोग जब पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 16 एलिमेंट, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम लोग आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस का डिस्कशन हमने किया। नाउ डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर का बात करें तो ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक हमने एक स्मॉल पार्ट का दिखाया, इसके आगे भी कार्बन एटम टेट्राहेड्रल मैनर में, इसके आगे भी कार्बन एटम टेट्राहेड्रल मैनर में कनेक्टेड होगा। अगर हम लोग कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ का बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 150 पिकोमीटर होता है, और ये सभी लोगों को पता ही होगा कि 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर में 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर का हम लोग बात करें तो ईच कार्बन एटम, इसमें जो हर एक कार्बन एटम है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से सराउंडिंग में कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन एटम इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इसी तरह से ये ईच कार्बन एटम दैट इज कनेक्टेड थ्रू 4 अदर कार्बन एटम। तो हमें पता है कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा। हमें पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कार्बन का वैलेंस, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कार्बन एलिमेंट है वो पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन उसके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर चुका है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, आंसर होगा नहीं होगा। रीजन क्या है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज surrounded with 4 other carbon atom by covalent bond and no remaining electrons are present। कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, फ्री नहीं है, इसलिए डायमंड को हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। और डायमंड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है। इसका ये टेट्राहेड्रल मैनर में 3 डायमेंशनल नेटवर्क टाइप के स्ट्रक्चर होने के कारण इसे हम लोग बहुत ही हार्डेड सब्सटेंस बोला जाता है, और ये इंसुलेटर होगा।
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन का sp3 होगा। ओके नाउ, और कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत एकदम रिजिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। नाउ अगर हम बात करें ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर का बात करें तो डायमंड से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें हेक्सागोन, इस टाइप का हेक्सागोन होता है, इस टाइप का हेक्सागोन सीट लाइक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप के डिफरेंट लेयर होता है, जिसमें अगर हम दो एडजेसेंट लेयर के बीच का डिस्टेंस का अगर बात करें तो ग्रेफाइट में दो एडजेसेंट लेयर के बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर होता है, और बॉन्ड लेंथ का बात करेंगे हम लोग कार्बन के बीच के बॉन्ड लेंथ का बात करें ग्रेफाइट में तो ये 141.5 पिकोमीटर होता है। दैट मींस एडजेसेंट लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज मच ग्रेटर देन द कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसलिए वन लेयर इन ग्रेफाइट, वन लेयर स्लाइड ओवर द अदर लेयर, ये क्या होता है इस टाइप से स्लाइड करता है, और स्लाइडिंग टेंडेंसी होने के कारण ग्रेफाइट का नेचर, फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है। डायमंड के कंपैरिजन में डायमंड तो बहुत हार्ड है, सॉफ्ट हो गया, और उसके बाद इसे हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। स्लाइडिंग टेंडेंसी होने के कारण ग्रेफाइट इज यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। अब हम लोग बात करें इसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम का अगर हम बात करें कि एक कार्बन एटम सराउंडिंग में कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा कार्बन एटम का ग्रेफाइट में वो क्या होगा, फ्री होगा, एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम क्या है ग्रेफाइट में डीलोकेलाइज है, और पूरे थ्रू आउट द सीट क्या करेगा, ये मूव करेगा, इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सॉलिड बोलते हैं, सॉरी ग्रेफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें ग्रेफाइट में, अगर हमने देखा कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से सराउंडिंग कनेक्टेड है, तो ईच कार्बन एटम दैट इज कनेक्टेड थ्रू 3 other carbon atom, and fourth electron of each carbon atom is delocalized, that means वो freely move करेगा। तो एक्चुअल में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ये 3 फॉर्मेशन हो रहा है 1 2 3, इससे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन एटम का कितना होगा, sp2 होगा, और ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होगा, सॉफ्ट होगा, और ग्रेफाइट को हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। स्लाइडिंग टेंडेंसी होने के कारण कंडक्शन ऑफ गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है, मूव करेगा। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर किसका, ग्रेफाइट का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। थैंक यू। Remaining I will discuss in next videos. Okay, thank you, bye bye.